कहानी की शुरुआत होती है भविष्य की एक ऐसी दुनिया में जो बिल्कुल बदल चुकी थी। पिछले 50 सालों में दुनिया की पॉपुलेशन दोगुनी हो गई थी और दुनिया में खाना पानी ये सब लगभग खत्म होने वाले थे। साइंस के एडवांस होने से कुछ चीजें तो बदली, इस तरह की फसलें आ गई जो बहुत जल्दी बढ़ती थी, लेकिन इस तरह प्रकृति के साथ किए खिलवाड़ का बहुत उल्टा असर भी पड़ा। धीरे धीरे लोगों के जीन्स में बदलाव आने लगे और अब एक बार में एक से ज्यादा बच्चे पैदा होना बहुत आम बात सी हो गई। इसी वजह से वन चाइल्ड पॉलिसी लाई गई, जहां पर किसी को भी एक से ज्यादा बच्चे अलाउड ही नहीं थे। इस लॉ को लाने वाली थी डॉक्टर निकोलेट केमेन। उसका कहना था कि बढ़ती पॉपुलेशन से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, हर फैमिली में सिर्फ एक बच्चा होगा तो उसका आराम से ध्यान भी रख पाएंगे। बाकी इलीगल बच्चों को पकड़कर गवर्नमेंट उन्हें क्रायो स्लीप में डाल देती, जहां वो सोए रहेंगे जब तक दुनिया फिर से ठीक नहीं हो जाती। हर इंसान को उनकी पहचान बताने वाला एक ब्रेसलेट पहनना जरूरी था, जिसमें उनका नाम, स्टेटस और डीएनए रिकॉर्ड रहता था। चप्पे चप्पे पर पुलिस खड़ी थी और लोगों को अपनी पहचान वेरीफाई करके ही जाने दिया जाता था और इलीगल पैदा हुए बच्चों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता। इसी नई दुनिया में एक आदमी है जिसका नाम है टेरेंस सेटमैन। उसकी बेटी ने एक जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से एक साथ 7 बच्चों को जन्म दिया था। उन्हें जन्म देते हुए वो तो मर गई, लेकिन बच्चियां बच गई। उन 7 के चेहरे बिल्कुल एक जैसे थे। उनके पिता के बारे में कोई जानकारी थी नहीं, तो टेरेंस ने सोचा कि इन्हें मैं ही पालूंगा। हर एक लड़की का नाम उसने हफ्ते के एक दिन पर रख दिया, मंडे से लेकर सैटरडे संडे तक। टेरेंस ने उन्हें एक खास अपार्टमेंट में छुपकर बड़ा किया, जहां कोई भी शक ना करे कि एक से ज्यादा लोग रहते हैं। हर दिन सिर्फ एक लड़की घर से बाहर जा सकती थी और उन सब ने मिलकर एक नई पहचान बनाई। घर से बाहर उनका एक ही नाम था, कैरन सेटमैन। बाहर वो कैरन थी, लेकिन घर में अपने आम तरीकों से जीती। इस तरह 30 साल बीत गए। अब वो सब बड़ी हो चुकी थी। सरकार का मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत तेज था और उनकी पहचान सामने आने का खतरा हमेशा बना रहता। हर रात डिनर टेबल पर जो भी बहन पूरा दिन आज बाहर बिताकर आई है, वो सारी चीजें बताती कि आज मैंने ये किया, ये हुआ, ये सब चल रहा है बाहर, ताकि जो अगले दिन जाने वाली है उसे पता रहे और कोई भी गलती ना हो जाए। आज संडे है तो संडे ही बाहर गई। उसने अपना रूटीन पूरा किया। मार्केट गई, एक बड़ा सा नॉर्वेजियन चूहा खरीदा, क्योंकि असली खाना अब मुश्किल से मिलता है। चेक पॉइंट से सेफली निकलकर जब वो अपने अपार्टमेंट पर पहुंची तो चौकीदार थोड़ा कंफ्यूज था। उसने कहा कि कल तो आपने इतनी पी ली थी, आज बिल्कुल ठीक लग रहे हो। संडे ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा कर निकल गई। घर जाके सबने डिनर किया। संडे ने अपना मेकअप उतारा और सबके सामने अपने दिन में जो कुछ भी हुआ सब कुछ बताया, लेकिन मंडे का दिमाग कहीं और ही था। वो कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रही थी। संडे ने बताया कि नौकरी पर हम लोगों का प्रमोशन हो सकता है। ये सब फ्राइडे की वजह से हो रहा था, क्योंकि वो उन सब में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट थी। उसे मशीनों का बहुत शौक था। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि कैसे टेरेंस ने उन्हें बचपन से ही ट्रेन किया था। उन्हें फिजिकल ट्रेनिंग, मेंटल डिसिप्लिन और छुपने के तरीके सिखाए गए थे। अगर उनके अलावा कोई भी इंसान घर में आता तो उन सबको 1 मिनट के अंदर छुप जाना होता था। सिर्फ एक लड़की को बाहर रहना अलाउड है। जब उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया तब से ये कैरन वाला भेष चल रहा है। तब से ये रूल भी चल रहा था कि सिर्फ एक लड़की दिन में घर से बाहर जाएगी। अगला दिन आया और अब थर्सडे की बारी थी स्कूल जाने की। पहली बार इतने सारे लोगों को देखकर वो थोड़ा डर गई। उसके नाना टेरेंस ने उसका ब्रेसलेट पहले ही मॉडिफाई कर दिया था, ताकि उसकी पहचान आसानी से वेरीफाई हो जाए बिना किसी दिक्कत के। स्कूल जाने से पहले उसने थर्सडे को समझाया कि कुछ भी हो जाए अपनी बहनों के बारे में बात मत करना। वही रूटीन आज से 30 साल बाद तक चल रहा है, लेकिन अब हर बहन अपनी अलग पहचान के लिए तरस रही थी। हर किसी के अपने सपने थे, लेकिन उन्हें एक ही पहचान के अंदर जीना पड़ता था। सबसे ज्यादा परेशान थी थर्सडे। उसने एक बार बचपन में चुपके से घर से बाहर निकलने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो वापस आई तो चोट लगने से उसकी उंगली कट गई थी। टेरेंस ने उसे समझाया कि तुम्हारी गलती अब सबको भुगतनी पड़ेगी, और फिर सबको अपने हाथ की उस उंगली का ऊपरी हिस्सा कटवाना पड़ा, ताकि उनकी बॉडी एकदम सेम रहे। ये घटना उन सब के लिए बहुत दर्दनाक थी। मंडे ने हिम्मत दिखाते हुए सबसे पहले अपनी उंगली कटवाई। थर्सडे को आज तक उस बात की गिल्ट थी। खैर, अगले दिन मंडे थोड़ा सा बीमार महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी वो काम पर गई। शीशे के सामने खड़े होकर उसने अपना मेकअप किया। चेक पॉइंट पर एक एम्प्लॉय को देखकर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। लिफ्ट में उसकी मुलाकात जेरी से हुई,
जो कि उसका कोवर्कर है, और उन दोनों में से ही किसी को प्रमोशन मिलेगा। जेरी ने उसे हिंट दिया कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है, ज्यादा वक्त तक बच नहीं पाओगे तुम। ये सुनते ही मंडे का चेहरा उतर गया। शायद जेरी को उसके और उसकी बहनों के बारे में पता चल चुका है, लेकिन उस रात मंडे घर नहीं आई। बाकी सब बहनें थोड़ा टेंशन में आ गई। उन्होंने मंडे का वो ब्रेसलेट ट्रैकर भी चेक किया, लेकिन वो भी बंद था। अब अगला दिन शुरू हो गया, लेकिन मंडे अब तक नहीं आई। अब बारी थी ट्यूसडे की बाहर जाने की। ट्यूसडे ने कहा कि जाना तो पड़ेगा, देखते हैं क्या माजरा है ये। घर से निकलते वक्त उसने थर्सडे से कहा कि सब एकदम नॉर्मल बिहेव करो, मैं कुछ पता करने की कोशिश करती हूँ। बाहर निकलते ही चौकीदार ने उससे कहा कि कल तो मैंने आपको वापस आते हुए नहीं देखा, आप कब आई? ट्यूसडे ने हल्का सा हंसकर कहा कि ध्यान रखा करो अपने आसपास, किसी दिन चोरी हो गई ना नौकरी से निकाल देंगे तुम्हें। इसके बाद उसने अपना ट्रैकर ऑन किया ताकि बाकी बहनें उसके आसपास की बातें सुन सकें। ऑफिस में जाकर उसे पता चला कि कैरन यानी कि उन लोगों को प्रमोशन मिल चुका है, इसीलिए कल रात को सेलिब्रेट करने के लिए वो अपने फेवरेट बार में गई थी। ट्यूसडे ने देखा कि जेरी उसे लगातार देख रहा है। ब्रेक के टाइम पर वो उसी बार में गई जहां पर मंडे गई थी। उसने वेट्रेस से पूछा कि कल कोई और भी था क्या मेरे साथ? वेट्रेस ने हंसकर कहा कि तुम्हें याद नहीं है, तुमने तो बस एक ही ड्रिंक पी थी, और फिर वो तुम्हारा कलीग है ना जेरी, वो तुमसे मिला था। असल में कैरन ने जेरी के साथ जाने से पहले काफी डिस्कशन की थी। उनके बीच एक तगड़ी बहस भी हुई, जिससे बाकी बहनों को भी शक हो गया कि जेरी उनका सीक्रेट जानता है। अब उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन तो था नहीं, उन्हें सीधा जाकर जेरी से बात करनी होगी। तभी अचानक ट्यूसडे ने एक ब्लैक वैन देखी। दो आदमी उसके रास्ते में आ गए और उसे चुपचाप वैन में बैठने को कहा। जैसे ही वो अंदर गई, उसके ब्रेसलेट को डीएक्टिवेट कर दिया गया। अब बहनें उसकी लोकेशन को ट्रेस नहीं कर सकती। अब ट्यूसडे को ले जाया गया चाइल्ड एलोकेशन ब्यूरो में। एड्रियन नोल्स, जो इसी डिपार्टमेंट की सिक्योरिटी में काम करता है, उसने उसे देखा और उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। ट्यूसडे का डर और ज्यादा बढ़ गया जब उसका सामना डॉक्टर निकोलेट केमेन से हुआ। निकोलेट ने हैरानी से कहा कि पूरे 30 साल तक तुम लोग एक ही पहचान के साथ जीती रही, काबिले तारीफ है, काफी मेहनत लगी होगी नहीं? उसने कहा कि तुम्हारे नाना एक बेहद सेल्फिश इंसान थे, जिसने 7 बच्चियों को छुपा कर रखा, और तुम सब ने दुनिया के लीगल सिटीजन्स का खाना जो पहले से कम है उसे छीना है। ट्यूसडे ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों को गलत फहमी हुई है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। निकोलेट ने तुरंत ऑर्डर दिया कि बाकी 5 को भी ढूंढो। जब ये न्यूज घर तक पहुंची तो बहनों को रियलाइज हुआ कि अब वो 5 ही बची हैं। मंडे और ट्यूसडे अब नहीं रही। फिर उन्होंने देखा कि आर्म्ड फोर्सेस घर के बाहर खड़ी थी। कमांडर ने अंदर आते ही चौकीदार को गोली मार दी और ट्यूसडे की आंख का इस्तेमाल करके वो आसानी से अपार्टमेंट के अंदर घुस गया। बहनें तुरंत सीक्रेट रूम में छुप गई, लेकिन कमांडर ने गैस कर लिया कि सीक्रेट रूम कहां पर हो सकता है। उसने सबको बाहर निकलने का ऑर्डर दिया, लेकिन एक बहन थर्सडे गायब थी। थर्सडे ने अचानक से गार्ड पर हमला किया और एक बड़ी फाइट शुरू हो गई। बचपन से उन्होंने ट्रेनिंग की थी तो बहनों ने मिलकर फौजियों को हरा दिया, लेकिन फौजियों के पास हथियार थे। इस लड़ाई के दौरान संडे को बहुत ज्यादा चोट आई और उसने अपनी बहनों के सामने ही दम तोड़ दिया। अब सिर्फ 4 बहनें बची थी। दूसरी तरफ केमन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की स्क्रीन्स देख रही थी। उसका मानना था कि ये सब इंसानों के भले के लिए हो रहा है। जब उसे पता चला कि अब तक बहनों को पकड़ने गई टीम से कोई अपडेट नहीं आई, तो एक पल के लिए उसके चेहरे पर डाउट दिखाई दिया। शायद पहली बार वो ये सोच रही थी कि मैं सही कर रही हूँ या नहीं। लेकिन उसके असिस्टेंट जो ने कहा कि गलती आपकी नहीं है, उन माँ बाप की है जो इलीगल तरीके से बच्चे पैदा करते हैं। एक बच्चा मिल तो रहा है सबको। निकोलेट ने ऑर्डर किया कि सबको ढूंढो और जेरी को खत्म कर दो। बहनों ने हिसाब लगाया कि जिस आंख का इस्तेमाल करके आर्मी अंदर आई थी वो ट्यूसडे की थी। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अपार्टमेंट से बाहर निकलते ही उनकी मौत पक्की है, क्योंकि हर जगह भर भर के सिक्योरिटी और डिटेक्टर्स लगे हुए थे। वेडनेसडे, जो कि उन सब में सबसे ताकतवर थी, वो तैयार हो गई जेरी से मिलने के लिए। उन्होंने प्लान बनाया कि वो वेडनेसडे के ब्रेसलेट के अंदर कुछ बदलाव करेंगे, जिससे उन्हें लाइव फीड दिख पाएगी। फ्राइडे गैजेट्स के साथ बहुत अच्छी थी, तो उसने आसानी से ये काम कर दिया। जब वेडनेसडे ने जेरी के ऑफिस में एंट्री ली तो जेरी थोड़ा चौंक गया, क्योंकि उसने आज तक कैरन को कभी भी बिना ड्यूटी सूट के नहीं देखा था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एक स्नाइपर उसके पड़ोस की बिल्डिंग में उस पर आंख गड़ाए बैठा है। वेडनेसडे ने जेरी से कुछ सवाल पूछे। जेरी ने हिंट दिया कि अगर तुम प्रमोशन मुझे दे दो तो मैं तुम्हारा सीक्रेट किसी को
को नहीं बताऊंगा। ये सुनकर वेडनेसडे ने टेजर निकाला, जो बस दिखाने के लिए था, असल में काम नहीं करता था। लेकिन जेरी टेजर से डर गया। उसने डर के मारे बता दिया कि वो क्या जानता है। जेरी बस इतना जानता था कि निकोलेट केमन के अकाउंट में इलीगली बहुत सारा पैसा ट्रांसफर हुआ है और वो कैरन ने किया था उसके इलेक्शन के लिए। निकोलेट के इलेक्शन कैंपेन के लिए करोड़ों पैसे गए हैं उसे। वेडनेसडे ने तुरंत कहा कि वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ मुझे, लेकिन इससे पहले जेरी कॉन्ट्रैक्ट दिखा पाता, स्नाइपर ने जेरी को मार दिया। वेडनेसडे ने तुरंत पर्दे बंद किए स्नाइपर के व्यू से बचने के लिए। अब बिल्डिंग पूरी तरह से घिर चुकी थी। सोल्जर ने कहा कि जल्दी से इस फ्लैट को सर्च करो। जब एक फौजी बाथरूम में घुसा, वेडनेसडे ने उस पर हमला कर दिया। उसका हथियार सिर्फ उसके बायो कोड से ही एक्टिवेट होता था, तो उसने सोल्जर की उंगली काट कर बंदूक चलाई। जब बाकी फौजियों ने दरवाजा खोला, वेडनेसडे ने उन्हें गोलियों से भून दिया। कमांडर ने जल्दी से दूसरी टीम अंदर भेजी। उधर वेडनेसडे कॉन्ट्रैक्ट की फाइल को डाउनलोड करने में लगी हुई थी। फिर वो थर्ड फ्लोर से खिड़की की मदद से जंप करके भाग गई। इतनी ऊपर से छलांग मारने की वजह से उसे काफी चोट आई। वो बहुत तकलीफ में थी, लेकिन रुकने का नाम नहीं लिया। उधर फ्राइडे मैप्स को देखते हुए उसे डायरेक्शन बता रही थी कि कहां भागना है, कैसे सिक्योरिटी से बचा जा सकता है। आम पब्लिक भी पुलिस वालों से नफरत करती थी, तो वो लोग वेडनेसडे की मदद करने लगे। गोलियों से बचती हुई वो भीड़ के बीच से भागती रही। इसी बीच किसी ने उनके अपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाया। बाहर एक एजेंट था चाइल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ब्यूरो से। सैटरडे ने तुरंत एड्रियन को पहचान लिया। उसकी थोड़ी बहुत बातचीत थी उनकी बनाई हुई पर्सनैलिटी कैरन से। एड्रियन ने अंदर आने की परमिशन मांगी। सैटरडे ने कहा कि मैं बस अभी आई। ये कहकर वो सीक्रेट रूम में गई। बाकी बहनें बिल्कुल कंफ्यूज थी कि आखिर एड्रियन ये प्यार भरी बातें क्यों कर रहा है। जब सैटरडे ने उसे अंदर बुलाया तो वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगा, मानो वो उसका लवर हो। उसने कहा कि बस 1 मिनट रुकना, और वो सीधा सीक्रेट रूम में गई। उसने अपनी बाकी बहनों से पूछा कि किसका अफेयर चल रहा है इसके साथ। बाकी दोनों उसके ऊपर नाम लगाने लगी, पर सैटरडे ने साफ कह दिया कि मैंने कुछ नहीं किया इसके साथ, अब तो यही करेगा जो कुछ करेगा। सैटरडे ने कहा कि मैं इसे बाहर ले जाती हूँ इसका ध्यान भटकाने के लिए। ये सुनकर फ्राइडे ने उसके आर्म बैंड के अंदर एक खास तरह की चिप लगा दी। उसने कहा कि ये डिपार्टमेंट के लिए काम करता है, तुम बस इसके आसपास रहना, मैं चिप की मदद से हैक कर लूंगी सिस्टम को। इस तरह हम डिपार्टमेंट के सिस्टम में घुस सकते हैं। जैसे ही सैटरडे एड्रियन के साथ बाहर निकली तो दोनों बहनों ने हिसाब लगाया कि उन्हें दोबारा से वेडनेसडे की मदद करनी है, जो इस वक्त एक बिल्डिंग की छत पर चढ़ी हुई थी। उसके पास एक बिल्डिंग से दूसरी पर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और छलांग लगा दी। वो शायद दूसरी तरफ पहुंच भी जाती, लेकिन जो ने उसे बीच में ही गोली मार दी। वेडनेसडे ने दूसरी बिल्डिंग का कोना पकड़ लिया और लटकी हुई थी, लेकिन जो ने कहा कि मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। इतना कहकर उसने सीधा वेडनेसडे के माथे में गोली मारी। उधर सैटरडे एड्रियन के अपार्टमेंट में पहुंची, जहां उसने एक फोटो देखा। साफ था कि कोई ना कोई बहन तो टांका भिड़ा के बैठी है इसके साथ। एड्रियन ने उसे किस किया और उधर फ्राइडे ने पूरे सिस्टम को हैक कर लिया था। उसने फाइल निकाली जिसमें इलीगल ट्रांसफर का प्रूफ था। कैरन सेटमैन, जो कि उनकी पर्सनैलिटी है, उसने निकोल केमन के इलेक्शन कैंपेन को फंड किया है। बहनें कंफ्यूज हो गई कि हम में से किसने किया है ये। एड्रियन के ब्रेसलेट की मदद से उन्होंने पूरे ब्यूरो के सर्वर से कनेक्ट कर लिया। फिर उसने अपनी जबरदस्त टेक स्किल्स का इस्तेमाल करके क्रायो बैंक के कैमरास को आसानी से हैक कर लिया। दरअसल उसे ये इन्फॉर्मेशन निकालनी थी कि आखिर इतने सारे लोगों को क्रायो स्लीप में कहां सुलाया जा रहा है। कई सारे रूम्स को खोजने के बाद उन्हें एक कमरे में अपनी बहन दिखी। मंडे अभी तक जिंदा थी। एड्रियन को काम पर जाना था। आज का दिन एड्रियन और पूरे ब्यूरो के लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि निकोल केमन अपना इलेक्शन कैंपेन आज से शुरू करने वाली थी। एड्रियन और मंडे के बीच कुछ बात हुई, जिसमें पता चला कि एड्रियन सच में यही सोचता था कि ब्यूरो तो बहुत ठीक काम कर रहा है। उसे तो अपनी जिंदगी से बस एक बात का गुस्सा था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे सिर्फ एक दिन मिलती है। ये सुनकर बहनों को तुरंत समझ आ गया कि एड्रियन जिसे प्यार करता है वो मंडे है। अब सबको लगने लगा कि डॉक्टर निकोलेट केमन असल में मंडे को ब्लैकमेल कर रही है, लेकिन शायद जरूर कोई मजबूरी रही होगी उसकी। उन्होंने फैसला किया कि वो अभी जाकर मंडे को बचाएंगे और केमन का असली चेहरा दुनिया के सामने ले आएंगे। तभी एड्रियन के फ्लैट में कुछ फौजी घुसाए और उसे बिना कोई बातचीत किए एक झटके में मार डाला। उनके अपने अपार्टमेंट पर भी हमला किया गया। तो बची हुई बहनें वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन फ्राइडे ने जाने से मना कर दिया। उसने तय किया कि वो यहाँ रहकर सारे सबूत छोड़कर नहीं जाएगी। अगर इन लोगों को हमारी सच्चाई के बारे में पता चल गया तो ये हमें नहीं छोड़ेंगे कभी भी। कहाँ छुपेंगे हम। उसने माइक्रोवेव में कुछ गैस से भरे हुए कैन डाले और सारा डेटा, सारे सबूत अपने ब्रेसलेट के जरिए भेजने शुरू कर दिए। उसका आखिरी मैसेज था
कि मंडे को बचा लेना और केमन को वक्त रहते रोक लेना। सोल्जर्स ने जैसे ही गेट तोड़ा, एक तेज धमाका हुआ जिसने पूरे फ्लोर को ही उड़ा दिया। थर्सडे शॉक में गिर गई। एड्रियन को रेडियो से धमाके की न्यूज मिली और वो तुरंत कैरन के घर गया। उसने जली हुई बॉडी देखी जिसे देखकर वो पागल हुआ जा रहा था। उसने अंदर जाकर अपने प्यार को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे रोक दिया गया। जब वो वापस अपनी कार में गया तो थर्सडे ने उस पर हमला किया। उसे लगा कि एड्रियन ने ही सबको धोखा दिया है, लेकिन एड्रियन के चेहरे पर कंफ्यूजन के अलावा और कुछ नहीं था, क्योंकि उसने तो कुछ भी नहीं किया था। वो सच में मंडे को चाहता था। तब थर्सडे ने उसे बताया कि हम 7 बहनें थी, जिससे तुम प्यार करते हो वो है मंडे, वो अभी भी जिंदा है। ये सुनते ही एड्रियन के अंदर फिर से एक उम्मीद जाग गई। अब दोनों एक साथ हो गए और दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया, और प्लान का पहला स्टेप था ब्यूरो में घुसना। उन्होंने ऐसा ही किया। एड्रियन ने एक नकली एजेंट का रोल किया जो थर्सडे की डेड बॉडी को ऊपर ले जा रहा है। अंदर जाकर थर्सडे को उनकी असलियत दिखाई दी, जिसे उन्होंने ब्रेसलेट में छुपके से रिकॉर्ड कर लिया। जो क्रायो कैप्सूल थे जिसमें बताया जा रहा था कि हम तो बच्चों को बस सुला रहे हैं, वो असल में जलाने वाली भट्टियां हैं। बच्चों को बेहोश करके जिंदा जला रहे हैं ये लोग। एड्रियन भी ये देखकर शॉक में चला गया। एक लेडी स्टाफ ने जब उसका बैग खोला तो थर्सडे झटके से उठ गई और उस औरत को ही फर्नेस में गिरा दिया। थर्सडे ने तुरंत सिस्टम को एक्टिवेट करके उसका तो मुर्ग अफगानी बना दिया। अब बाकी स्टाफ भी उन पर हमला करने आया, लेकिन थर्सडे ने उन्हें भी हरा दिया। वो अपनी बहनों में से सबसे ताकतवर थी। उन्हें वहाँ पर एक और बहन मिली जिसे वो मंडे समझ रहे थे, वो तो असल में ट्यूसडे थी। अब मंडे का कुछ भी अता पता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ मंडे केमन के साथ बिल्कुल सेफ थी, और अब असल में सच्चाई सबके सामने आई। मंडे तो पूरा टाइम पहले ही केमन के साथ मिली हुई थी, और ये सब उसका ही मास्टर प्लान था। उसने अपनी बहनों को जानबूझकर कुर्बान किया ताकि वो अकेली कैरन सेटमैन बनकर रह सके। वो एक दिन नहीं बल्कि पूरा हफ्ता अपने लिए चाहती थी। थर्सडे अब बिल्कुल कैरन वाला भेस बनाकर केमन की कैंपेन इवेंट में चली गई। वहीं एड्रियन और ट्यूसडे ने मिलकर एक नया प्लान बनाया। ट्यूसडे ने एड्रियन को एक फेक हॉस्टेज बनाया ताकि गार्ड्स कंफ्यूज हो जाएं। उधर स्टेज के पीछे थर्सडे ने मंडे को देख लिया और सब कुछ साफ हो गया। उसे बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि बहनों ने मंडे को बचाने के लिए ही अपनी जान दांव पर लगाई थी, और वो उन्हें यहाँ पर धोखा दे रही है। और अपने इमोशंस पर काबू रखते हुए वेडनेसडे ने काम पर ध्यान दिया। उसने डेटाबेस एक्सेस करके लाइव स्ट्रीम चालू कर दी। पूरा सच दुनिया के सामने आने वाला था। मंडे को जब इस बात का पता चला तो उसने थर्सडे को रोका और कहा कि मैं एड्रियन से प्यार करती हूँ। कैरन सेटमैन हम में से सिर्फ एक ही हो सकती है। अब दोनों बहनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। बाहर केमन लोगों को अपने प्रोग्राम के बारे में झूठ फैला रही थी। उधर एड्रियन भी गार्ड से लड़ रहा था, और अंदर बहनों के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। एड्रियन ने सभी गार्ड्स को एक एक करके धूल चटा दी। उधर दोनों बहनें एक दूसरे को काफी चोट पहुंचा चुकी थी। अब उन दोनों में से एक कैरन बनकर क्राउड के सामने चली गई। तब तक लाइव स्ट्रीम पर सब कुछ चालू हो गया था। पूरी दुनिया ने देख लिया कि डॉक्टर केमन असल में क्या कर रही है। वो जिंदा बच्चों को जला रही थी। ये देखकर सब लोग पूरी तरह चौंक गए। केमन भी ये देखकर अपने होश लगभग खो चुकी थी। वो बस लोगों को संभालने के लिए इतना कह पाई कि उन्हें कोई दर्द नहीं हुआ। फिर कैरन सेटमैन ने अपनी विग उतारी। वो थर्सडे थी। तभी मंडे वहाँ पर बंदूक उठाकर आई, लेकिन इससे पहले वो गोली चला पाती, जो ने उसे गोली मार दी, और उसी वक्त एड्रियन ने गोली चलाकर जो को मार दिया। मंडे अब अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उसे वो दिन याद आया जिस दिन उन्होंने अपनी उंगलियां काटी थी। उसके नाना रोते हुए कह रहे थे कि मैं तुम सबको सिर्फ बचाना चाहता था। ट्यूसडे ने मंडे का हाथ पकड़ा। मंडे ने कहा कि मेरे बच्चों का ध्यान रखना। एड्रियन बुरी तरह रो रहा था। उसने मंडे से कहा कि मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज, लेकिन वो मर चुकी थी। इसके बाद लोगों ने प्रोटेस्ट किया और चाइल्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को हटा दिया गया। निकोल केमन इस वक्त हिरासत में थी। हो सकता है उसे मौत की सजा मिल जाए। वहीं मंडे के ट्विंस को एक आर्टिफिशियल मशीन में रखा गया था। डॉक्टर्स ने ट्यूसडे की आंख को सही कर दिया, लेकिन अब उसने अपना नाम बदल कर टेरी रख लिया। थर्सडे ने वही अपना पुराना कैरन सेटमैन नाम रखा। वो ये भी समझ गई थी कि उनकी बहन मंडे उनसे नफरत नहीं